हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर का रीजनिंग का पेपर और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए रीजनिंग का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स वाला पेपर नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। मुझे नहीं पता कि जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका पैटर्न क्या था, बट मैंने लास्ट ईयर का जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है तो उसमें जिस पैटर्न पे मुझे क्वेश्चन मिले थे उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ जाऊँगा। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस लॉग्स का है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को करना है क्या है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और उसके बाद में अपना आंसर को मैच कर लेना है। देखिएगा, वो बोल रहा है कि कोई प्रतीक अक्षर नहीं है। अब मैंने इंग्लिश में ना थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। मैंने प्रतीक को मान लिया है ए और अक्षर को मान लिया है बी, इस तरीके से। और ये जो अभिव्यक्तियां हैं इनको मान लिया मैंने सी और शब्द को मैंने मान लिया डी। तो वो बोल रहा है कि कोई प्रतीक अक्षर नहीं है, नो ए इज बी। सभी अभिव्यक्तियां अक्षर हैं, ऑल सी आर बी। कुछ प्रतीक शब्द हैं, सम ए आर डी। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। निष्कर्ष कंक्लूजन देख लेते हैं, दोनों के दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। बोल रहा है कि कोई शब्द अक्षर नहीं है और कुछ प्रतीकों के अभिव्यक्ति होने की संभावना है, तो पॉसिबिलिटी वाला भी आगे। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कोई प्रतीक अक्षर नहीं है। तो मैंने देखिएगा यहाँ पर मैंने प्रतीक बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उसको पी भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये प्रतीक है और ये कोई भी अक्षर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया अक्षर और इनके बीच में मैंने लाइन खींच के क्रॉस लगा दिया, क्योंकि कभी भी प्रतीक और अक्षर एक साथ नहीं आएंगे। फिर वो बोल रहा है कि सभी अभिव्यक्तियां अक्षर हैं। सारी की सारी जो अभिव्यक्तियां हैं ना वो अक्षर हैं, यानी कि जितनी भी अभिव्यक्तियां होंगी वो अक्षर के अंदर आएंगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कुछ प्रतीक शब्द हैं, तो मैंने प्रतीक में से कुछ को क्या बना दिया, शब्द बना दिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कोई शब्द अक्षर नहीं है। तो शब्द कहाँ पे है, यहाँ पे। अक्षर कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिएगा, कोई शब्द अक्षर नहीं है। अब हमको यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए शब्द यहाँ पर है और अक्षर यहाँ पर है, कोई भी रिलेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग नहीं बता सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कुछ प्रतीकों के अभिव्यक्ति होने की संभावना है। तो कभी भी संभावना वाला केस आए तो संभावना को हटा देना है और बस इतना पढ़िए कि कुछ प्रतीक अभिव्यक्ति है। तो कुछ प्रतीक अभिव्यक्ति हैं क्या, वो कभी भी नहीं हो सकते। ये हमारे पास में डेफिनेट कंडीशन है, हमको श्योरली पता है कि जो प्रतीक हैं वो कभी भी अभिव्यक्ति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अभिव्यक्ति हैं वो अक्षर में है और अक्षर कभी भी प्रतीक नहीं हो सकते, इसलिए प्रतीक जो है वो कभी भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकते। श्योर कंडीशन है हमारे पास में और उसमें इसने पॉसिबिलिटी लगा दिया, संभावना लगा दिया, इसका मतलब गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन बनेगी, नाइदर वन नॉर टू। कोई भी फॉलो नहीं करता है, ना तो पहला वाला फॉलो करता है और ना दूसरा वाला फॉलो करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि कुछ तर्क उत्तर हैं, सभी कुंजियां उत्तर है, सम ए आर बी और ऑल सी आर बी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। निष्कर्ष भी देख सकते हो, सभी कुंजियां तर्क है, कोई कुंजी तर्क नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाएंगे हम लोग हमारे कथन से। वो बोल रहा है कि कुछ तर्क जो है ना वो उत्तर है, तो मैंने तर्क यहाँ पर बना दिए। और कुछ वाली सम वाली कंडीशन बन रही है, तो इस तरीके से बनती है सम वाली कंडीशन। तो मैंने सम वाली कंडीशन बना के उत्तर, उत्तर को मैंने यू लिख दिया है और तर्क को मैंने टी लिख दिया है। इस तरीके से बन जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि सभी कुंजियां उत्तर हैं, तो सारी की सारी कुंजियां उत्तर है, तो इसका मतलब सारी की सारी कुंजियां कहाँ पे आएंगी, उत्तर में आएंगी। अब ये उत्तर में मैंने जहाँ पर बनाई यहाँ पर भी हो सकती हैं, ये यहाँ पर भी हो सकती हैं, ये यहाँ पर भी हो सकती हैं, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकती है। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन बोल रहा है कि सभी कुंजियां तर्क हैं, सारी की सारी कुंजियां तर्क हैं, क्या दिख रही है, क्या नहीं है, इसका मतलब पहला वाला फॉलो नहीं करता है। सेकंड वो बोल रहा है कि कोई कुंजी तर्क नहीं है, कोई कुंजी तर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी ना कि कुंजी यहाँ पर भी तो हो सकती है, तो इसका मतलब सारी की सारी कुंजियां तर्क हो भी सकती है और ऐसे भी कंडीशन बन रही है जिसमें एक भी कुंजी तर्क नहीं है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है, बट यहाँ पर आइदर वाला केस बनेगा, या तो ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। अगर पहला वाला सही है तो दूसरा वाला गलत होगा, और अगर दूसरा वाला सही है तो पहला वाला गलत होगा। आइदर वाला केस लगेगा, आइदर वन और टू इज करेक्ट। चलेगा, आई होप समझ में आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि सभी संख्याएं अंक है, कुछ संख्याएं बिंदु हैं और कुछ बिंदु चिन्ह हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सभी संख्याएं क्या है, अंक, तो मैंने संख्याओं को एस लिख दिया और सभी संख्याएं अंक है तो मैंने इस तरीके से बना दिया इसको अंक के अंदर। फिर वो बोल रहा है कि कुछ संख्याएं बिंदु हैं, कुछ संख्याएं बिंदु है ना, तो मैंने संख्याओं वाले के साथ में सम वाली कंडीशन यहाँ पे बना दी। फिर वो बोल रहा है कि कुछ बिंदु चिन्ह है, कुछ जो बिंदु हैं वो क्या है, चिन्ह है। अब यहाँ पर आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, मैंने संख्याओं को ए लिखा है, अंक को मैंने बी लिखा है, संख्याएं फिर से ए और बिंदु क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और चिन्ह के लिए मैंने डी वाला यूज़ किया है। अब देखिएगा फिर से चेक करते हैं।
बोल रहा है कि कुछ बिंदु अंक हैं, कुछ बिंदु अंक हैं। क्या कुछ बिंदु अंक दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे तो, कि ये बिंदु जो है ना वो संख्या में है और ये अंक में भी है। इसका मतलब पहला वाला तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला सही है। सेकंड वो बोल रहा है कि सभी चिन्हों के संख्याएं होने की संभावना है। तो चिन्ह कहाँ पे है? यहाँ पे। संख्याएं कहाँ पे? यहाँ पे। आपको चिन्ह और संख्याओं के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। एक बार संभावना को हटा दीजिए। क्या बोल रहा है कि सभी चिन्ह संख्याएं हैं। चिन्ह संख्याएं दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्या आपको चिन्ह और संख्याओं के बारे में कुछ कंडीशन दी हुई है? कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं दिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपके पास में श्योर नहीं हो आप, डेफिनेट कंडीशन नहीं है आपके पास में किसके बारे में? चिन्ह और संख्याओं के बारे में। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हो सकता है तो वो संभावना भी तो हो सकती है ना। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट चीज़ नहीं थी, इसलिए संभावना पॉसिबल है उस चीज़ की। चलेगा, 3 सिलॉग्स के क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। यहाँ पर बहुत फॉलो कर रहे हैं, पहला भी फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन था। वो बोल रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। देर आर 5 मेंबर्स इन ए फैमिली, ए पी टी आर एच, और ये इस तरह के 5 मेंबर हैं। बोल रहा है कि पी पत्नी है ए की, पी इज़ वाइफ ऑफ ए। तो मैंने क्या किया? पी को सर्कल बना दिया, क्योंकि ये फीमेल हो जाएगी। पी पत्नी है ए की, तो फिर ये दोनों ए क्या हो जाएगा? बॉक्स में लिख दिया मैंने, ताकि मुझे पता रहे कि ए क्या है, यहाँ पर मेल है। और दोनों क्या है? पति पत्नी है, इसलिए मैंने इसको बड़े सर्कल में लिख दिया, ताकि मुझे ये भी ध्यान रहे कि ये दोनों पति पत्नी है। फिर वो बोल रहा है कि आर इज़ दी डॉटर ऑफ ए। आर को आर जो है ना वो पुत्री है किसकी? ए की। तो आर अगर पुत्री है ए की, तो इस तरीके से मैं आर को बना दूंगा इसकी पुत्री है, और सर्कल में लिख दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि ये इसकी डॉटर है। फिर वो बोल रहा है कि आर इज द डॉटर ऑफ ए, आर हैज़ ओनली वन ब्रदर। आर को केवल एक भाई है टी। तो आर को केवल एक भाई है टी, तो आर का भाई किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। इसके अंदर मैं टी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये इसका आर का भाई हो गया है, और फिर इसको बॉक्स में कर देंगे क्योंकि ये इसका भाई है, मेल है। फिर वो बोल रहा है कि एच जो है वो पुत्र वधू है पी की। एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो एक बात बताइए, टी अगर ए का बेटा हुआ तो वो पी का भी तो बेटा हुआ, और अगर पी का बेटा है और वो सिर्फ एक ही है उसके, तो पी की पुत्र वधू कौन होगी? जो टी की वाइफ होगी। तो टी की वाइफ को मैंने यहाँ पे बना दिया एच, और एच को मैंने सर्किल कर दिया क्योंकि वो उसकी पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ है। फिर वो बोल रहा है कि हाउ एच इज रिलेटेड टू आर। पूछ रहा है कि एच किस प्रकार आर से संबंधित है। किसका रिलेशन पूछ रहा है? एच का रिलेशन पूछ रहा है। वो किससे? आर से। तो एक बात बताइए, एच जो है ना वो आर के भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? भाभी, या फिर सिस्टर इन लॉ। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। हिंदी में अगर आप कर रहे हो तो भाभी लिख सकते हो, और अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो सिस्टर इन लॉ लिख सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना दिया हुआ है कि अंकों को संख्या में ही बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो संक्रिया करने के बाद कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे? यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इफ द डिजिट ऑफ नंबर इतना आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन आफ्टर दैट हाउ मेनी डिजिट विल बी इन द सेम पोजिशन। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने लिख लिया 4 6 7 5 2 9 8 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 983 है एक्चुअली, यहाँ पर लास्ट में है ना 983। और उसके बाद में वो क्या बोल रहा है? इनको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट किसका मतलब? स्टार्टिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से। अब बोल रहा है कि कितनों का प्लेस जो वो चेंज हुई नहीं। तो एक तो आप देखिए 5 पहले भी यहीं पे था और अभी भी इसी नंबर पे आ रहा है, और एक है 8, तो पहले भी यहीं था और अभी भी यहीं है। तो 2 ऐसी डिजिट हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वो बोल रहा है कि अक्षरों ए ई एल तथा टी का प्रयोग करते हुए तथा एल को पहला अक्षर रखते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ए ई एल टी एंड कीपिंग एल एज द फर्स्ट लेटर? अब पहली बार में ये क्वेश्चन देखते ही मैं तो स्किप करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाला है ही नहीं। ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए आता है, और आप अगर इसको अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एल से स्टार्ट करते हुए देखिए वर्ड्स बनाता हूँ मैं। एक बन जाएगा लेट, एक बन जाएगा लीट, एक बन जाएगा लेट, और एक बन जाएगा एल टी, एल टी बन जाएगा ना। इस तरीके से 4 वर्ड आपने बना लिए यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना कि कौन कौन से वर्ड डिक्शनरी में है और कौन कौन से नहीं है, तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आपने 4 बना लिए हैं और आप 4 को टिक करके आ जाओगे कि यार 4 बन गए, बट एग्जैक्टली यहाँ पे 4 थे ही नहीं। ये 2 वर्ड कुछ है, होते ही नहीं है। सिर्फ लेट और लीट
जो डिक्शनरी में होते हैं उसी तरीके वाले वर्ड बनेंगे यहाँ पे। तो सिर्फ 2 होते हैं, बट आपने कितने बना दिए, 4 बना दिए। तो क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये लास्ट वाले 2 भी सही होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिक्शनरी में सही ही होंगे। तो आप यहाँ पे रिस्क मत लो, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो पहले, टाइम बच रहा है, और उसके बाद में अगर आप बना पा रहे हो वर्ड्स एकदम एग्जैक्ट तो ही इस क्वेश्चन को करना, नहीं तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। आंसर इस क्वेश्चन का सिर्फ ये दोनों होने वाले, फर्स्ट एंड सेकंड वाले। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक रैंकिंग ऑर्डर वाला है ये, और रैंकिंग में कुछ वॉलेट डाल दिए हैं इसने, 6 वॉलेट हैं, ABC PQR, उसमें अलग अलग अमाउंट रखी हुई है उन सारे के सारे वॉलेट में, और ये पूरा का पूरा इसने एक पजल टाइप में क्वेश्चन को बना दिया है। तो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी शिफ्ट में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो प्रिपेयर रहिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने बोला है कि देयर आर 6 वॉलेट ABCPQR, ईच ऑफ ईच हैज़ डिफरेंट अमाउंट, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। वॉलेट बी हैज़ मोर मनी देन वॉलेट क्यू, वॉलेट बी के पास में वॉलेट क्यू से ज़्यादा पैसा है, बट लेस देन वॉलेट पी, पर पी से कम पैसा है। तो चलिए इस कंडीशन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को यहीं पर बनाना कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग बना लेते हैं। पहली कंडीशन यही बोली थी कि उसने बी के पास ना ज़्यादा पैसा है क्यू से, तो बी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो मैंने क्या किया, बी को मैंने ऊपर लिख दिया और क्यू को मैंने नीचे लिख दिया। सिंपल। मैं ये वाला इस तरीके से मैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करता है हमको। और इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, मैं इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। जो ज़्यादा है वो ऊपर, जो कम है वो नीचे, सिंपल सी चीज़ है ये। वो बोल रहा है कि बी के पास क्यू से ज़्यादा पैसा है, बी हैज़ मोर मनी देन क्यू बट लेस देन पी, पी से कम पैसा है, तो ये बन गया हमारे पास। फिर वो बोल रहा है ओनली वॉलेट आर हैज़ मोर मनी देन वॉलेट सी, सिर्फ आर के पास ज़्यादा पैसा है सी से, तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसने सिर्फ लगा दिया ना, ओनली लगा दिया, यही तो बोला इसने कि वॉलेट सी से केवल वॉलेट आर में अधिक राशि है, केवल वॉलेट आर में ही अधिक राशि है सी से, तो सी से ऊपर एक और नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिर्फ आर में ही ज़्यादा पैसा है, उससे ज़्यादा किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो इसका मतलब टॉप की जो 2 मेरे पास में है वो मुझे पता चल गई कि फर्स्ट टॉप पे कौन है, आर, सेकंड पे कौन है, सी होने वाला है। उसके बाद में देखिएगा वो क्या बोल रहा है, वॉलेट क्यू में न्यूनतम राशि नहीं है, देयर इज़ नो मिनिमम अमाउंट इन वॉलेट क्यू, तो वॉलेट क्यू वाली कंडीशन यहाँ पर थी। इससे में सबसे कम नहीं है, मतलब इससे कम भी कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, तो इसलिए एक मैंने यहाँ पर इसके मतलब एक यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ताकि वो लास्ट वाला यहाँ पर आ जाए। तो अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही वॉलेट थे मेरे पास में, सारी की सारी कंडीशन मुझे मिल गई है। तो अब बचा कौन सा, मेरा ए बच गया था, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, क्यू से नीचे आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि आर से ऊपर कोई है नहीं तो वो सारे के सारे सी से नीचे लिखे हुए आ जाएंगे, पी बी क्यू और ए, इस तरीके से। फिर वो बोल रहा है कि जिस वॉलेट में तीसरी सबसे अधिक राशि है उसमें 3,000 रुपये है, विच हैज़ द थर्ड हाइएस्ट अमाउंट हैज़ 300, हाइएस्ट बोला है ना इसने, तो ऊपर से काउंट करेंगे, फर्स्ट हाइएस्ट, सेकंड हाइएस्ट, थर्ड हाइएस्ट। तो थर्ड हाइएस्ट के पास कितने, 3,000 रुपये बन गया। यहाँ पे पी के पास कितने आ गए, 3,000 रुपये, जो दूसरी सबसे कम राशि वाले वॉलेट से 1,000 रुपये अधिक है, विच इज़ 1,000 रुपीज़ मोर देन द सेकंड लोवेस्ट अमाउंट वॉलेट। सेकंड लोवेस्ट बोला है ना, सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला कौन है, ए और बी, ये ए और क्यू, फर्स्ट पे कौन आएगा, ए, सेकंड पे कौन आएगा, क्यू, सबसे लोवेस्ट में। तो क्यू के पास जितना पैसा है उससे 1,000 रुपये ज़्यादा है पी के पास में, तो पी के पास में 3 है तो क्यू के पास में कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग देखिए चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वॉलेट में सबसे कम राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलेट हैज़ द लोवेस्ट अमाउंट, तो सबसे कम किस में, ए में, आंसर सिंपल सा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि वॉलेट सी की राशि क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द अमाउंट ऑफ वॉलेट सी, वॉलेट सी के पास में, देखिए वॉलेट सी के पास में पी से ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब 3,000 से ज़्यादा होगा, तो 2500 हो सकता है क्या, नहीं, 2,000 नहीं, 2,200 नहीं, 2,100 नहीं, 3,500 आंसर, 3,500 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो कि 3,000 से ज़्यादा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि वॉलेट बी में वॉलेट पी से 250 रुपये कम है, बी में क्या है, पी से 250 रुपये कम है, तो बी में कितनी राशि होगी, इफ वॉलेट बी हैज़ 250 लेस देन वॉलेट पी, हाउ मच अमाउंट कैन वॉलेट बी हैव, तो बी के पास में कितना पैसा होगा, तो 3,000 में से 250 माइनस कर दो, 2,750 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लास्ट ईयर का ही आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक लेवल भी आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बट ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखे है अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर को, ये कोडिंग दी जाती है POGBIK और MN, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन सबको अलग अलग कोडिंग दी हुई है इस तरीके से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डर के लिए क्या कोड होगा, ऑर्डर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑर्डर, इसके लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। तो ऑर्डर यहाँ पर भी है, ऑर्डर यहाँ पर भी है और ऑर्डर यहाँ पर भी है, और 3 ऐसी कोडिंग वाली लाइनें हैं जिनमें ऑर्डर यूज़ हुआ है। इसका मतलब ऑर्डर का कोड इन चारों में भी है, ऑर्डर का कोड इन चारों में भी है और ऑर्डर का कोड इन चारों में भी है। इसका मतलब तीनों में जो भी कॉमन होगा वही क्या होगा, ऑर्डर का कोड हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, पीओ के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में पीओ है, सेकंड वाले में भी पीओ है, लेकिन थर्ड वाले में पीओ नहीं है। इसका मतलब पीओ ऑर्डर का कोड नहीं हो सकता है, तो पीओ को चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट जीबी, जीबी को चेक करते हैं। तो जीबी फर्स्ट वाले में भी है, जीबी सेकंड वाले में भी है और जीबी थर्ड वाले में भी है। इसका मतलब जीबी क्या हो सकता है, कोड हो सकता है ऑर्डर का। चलेगा, और भी चीज़ें चेक करनी होंगी क्योंकि और भी ऐसे कोड्स हो सकते हैं जो हमको कॉमन मिल जाए। जैसे कि नेक्स्ट है आई के, तो आई के फर्स्ट वाले में है बट सेकंड वाले में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एम एन को चेक करें तो एम एन फर्स्ट वाले में है लेकिन सेकंड वाले में ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑर्डर का जो कोड है वो हमें कंफर्म हो गया, क्या होने वाला है, जी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि थिंग्स टू वैनिश, इसका कोड क्या होगा। तो अब सबसे पहले क्या चाहिए, थिंग्स का हमको कोड चाहिएगा। तो थिंग्स कहाँ कहाँ पे, ये चीज़ चेक करते हैं। देखिएगा थिंग्स फर्स्ट वाले में भी है, थिंग्स सेकंड वाले में भी है, और बस सिर्फ 2 में ही है थिंग्स और कहीं पर नहीं है। तो एक ऐसा कोड होगा जो सिर्फ 2 में यूज़ हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें और सिर्फ इसमें। अब देखिएगा जी बी हो नहीं सकता, पहले मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ऑर्डर का था जी बी, तो जी बी को तो हटा देते हैं हम लोग। अलग चेक करते, देखिए पीओ क्या इसका कोड हो सकता है, थिंक का। पहले मैं थिंग्स का चेक कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तीनों का चेक करना है अभी। तो थिंग्स का पीओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन मिल रहा है मुझे। और चेक कर लेता हूँ क्या पीओ यहाँ पर है, नहीं है, क्या पीओ यहाँ पर है, नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि पीओ क्या होने वाला है, कोड किसका, थिंग्स का, क्योंकि और कोई चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, चलिएगा, पहला लेटर हमें मिल गया है और उसका कोड भी हमें मिल गया है। थिंग्स का कोड क्या हो जाएगा, पीओ। नेक्स्ट चेक करते हैं टू, टू का कोड क्या होने वाला है। तो एक चीज़ चेक कीजिए, टू कहाँ पर है, टू यहाँ पर लिखा हुआ है और सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है टू, और कहीं पर भी टू नहीं है। इसका मतलब टू का जो ऑर्डर होगा, मतलब टू का जो कोड होगा वो सिर्फ इन चारों में से कोई एक है। तो देखिए जी बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑर्डर का था। क्या सी क्यू हो सकता है, तो सी क्यू मुझे चेक करना होगा, कहीं और तो नहीं आया हुआ ये। तो सी क्यू यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में भी नहीं है सी क्यू, और लास्ट वाले में भी नहीं है सी क्यू। तो ये कंफर्म हो गया है कि टू का कोड क्या है, सी क्यू, क्योंकि टू भी कहीं और नहीं है और सी क्यू भी कहीं पर और नहीं है। तो पी ओ पहले से पता था हमें, और सी क्यू क्या बन गया, हमारा दूसरा वाला कोड बन गया। अब लास्ट में लिखा हुआ है वैनिश, तो अब वैनिश देखिए, ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है। तो वैनिश अगर कहीं पर दिया हुआ ही नहीं है तो उसका कोड क्या हो सकता है, ये हम लोगों को पता लगाना होगा। तो देखिएगा फर्स्ट वाले से हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, पी ओ सी क्यू, ये दोनों तो हैं एच एक्स। क्या एच एक्स किसी का कोड दिया हुआ है, एच एक्स किसी का भी कोड दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये वैनिश का हो सकता है। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो सकता है। सेकंड पे चलते हैं, पी ओ के बाद में सी क्यू नहीं है इसमें, क्योंकि सी क्यू तो हमको कन्फर्म था, तो फर्स्ट सेकंड वाला आंसर नहीं हो सकता। सी क्यू तो है लेकिन पी ओ नहीं है, थर्ड वाला आंसर नहीं हो सकता। सी क्यू भी है, पी ओ भी है और इसके साथ में एफ सी है। क्या एफ सी यहाँ पर किसी का कोड दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोड आया हुआ है एफ सी। तो अगर एफ सी आया हुआ है तो वैनिश का कोड तो नहीं हो सकता ये, तो ऑप्शन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वैनिश के लिए क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। चलेगा, अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अरेंज का कोड बता दो। तो देखिएगा अरेंज का यहाँ पर भी लिखा हुआ है अरेंज, और सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है अरेंज और कहीं पर नहीं है। तो ऐसा एक कोड जो कि सिर्फ अरेंज वाले लाइन में हो। पीओ नहीं हो सकता, अभी हमने कर लिया, जी भी नहीं हो सकता। आई के और एम एन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। बट आप लोग एक चीज़ देखिएगा, आई के यहाँ पर भी है और आई के यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब आई के भी नहीं हो सकता, तो आंसर कितना हो जाएगा, एम एन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन कंट्री का कोड बताइए। तो इन का कोड कितना हो जाएगा, देखिए इन यहाँ पर भी है और इन यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन चीज़ आप लोगों को ढूंढनी है। तो देखते हैं इनका कोड क्या हो सकता है कॉमन। पीओ नहीं हो सकता, पहले हो गया, जीबी नहीं हो सकता और एमएन नहीं हो सकता। तो आई के क्या हो जाएगा, आई के क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा इनका।
तो आई के तो कंफर्म हो गया मुझे, लेकिन कंट्री पे अगर मैं जाऊँगा तो कंट्री सिर्फ मेरे पास में यहीं पर है। तो अगर यहीं पर है तो आई के हो नहीं सकता। अब मेरे पास 3 कोड बचे हैं, डी ई आर ए और आई एफ। तो क्या डी ई हो सकता है? तो मैं बताऊंगा कि डी ई यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कंट्री और डी ई एक ऐसा कोड है जो सिर्फ यहीं पर है, तो डी ई यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट मैं चेक करूंगा आर ए, तो आर ए यहाँ पर भी आ गया, आर ए यहाँ पर भी आ गया, तो ये नहीं हो सकता। फिर आई एफ, तो आई एफ भी हो सकता है क्योंकि आई एफ भी सिर्फ यहीं पर है। तो आई के तो मेरा कन्फर्म है और इन दोनों में से मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो या तो पहला वाला मेरा आंसर हो सकता है या फिर मेरा दूसरा वाला आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मैं इसके लिए चूज करूंगा, या तो पहला या फिर दूसरा, क्योंकि आई के तो कंफर्म है लेकिन डी ई और आई एफ में से कंफर्म नहीं है मुझे। तो ऑप्शन नंबर 4 मैं पिक करने वाला हूँ यहाँ पे। चलेगा, क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए, जब इतना ही आप लोगों ने कर लिया और आई होप समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि बीवी किसका कोड है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने आप लोगों से, इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे आराम से। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि मेरे पास में स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं दोनों लैंग्वेज में लिख पाऊँ, बट मैं आपको समझा दूंगा दोनों लैंग्वेज में। आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे दोनों लैंग्वेज में है। इस क्वेश्चन को एक बार समझाने की कोशिश में कर देता हूँ। देखिएगा, वो बोल रहा है कि बिंदु बी के 15 मीटर पूर्व में बिंदु ई है। बिंदु बी को मैंने मान लिया यहाँ पर 15 मीटर पूर्व में, यानी कि ईस्ट में। बी से ईस्ट में 15 मीटर कौन है? ई बैठा है, तो मैंने ई को यहाँ पे बैठा दिया। फिर वो बोल रहा है कि बिंदु ई के 20 मीटर उत्तर में बिंदु सी जी है। तो पॉइंट ई जो है ना, उसके नॉर्थ में 20 मीटर, नॉर्थ में 20 मीटर कौन है? जी। तो नॉर्थ में मैं 20 मीटर जी पे यहाँ पे चला जाऊँगा। फिर वो बोल रहा है कि जी के 10 मीटर पूर्व में के है, तो जी के 10 मीटर ईस्ट में के है, तो मैंने यहाँ पर आ गया 10 मीटर। फिर वो बोल रहा है कि के 30 मीटर दक्षिण में एम है, के साउथ में है 30 मीटर कौन? एम। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आऊँगा तो 20 मीटर मेरा बन जाएगा। देखिए यहाँ तक अगर मैं आऊँगा तो 20 मीटर यहाँ तक बन जाएगा मेरा, और उसके बाद में मुझे 10 मीटर और चलना होगा, तो यहाँ पर चलूँगा और फिर मैं यहाँ पर चलूँगा और एम के ऊपर पहुँच जाऊँगा। फिर वो बोल रहा है कि एम के 20 मीटर पश्चिम में बिंदु पी है। एम की 20 मीटर पश्चिम में यानी कि वेस्ट में पी है, तो यहाँ पर मैं आके पी पे आ गया हूँ। फिर वो बोल रहा है कि पी के 10 मीटर उत्तर में बिंदु एल है, पी के 10 मीटर नॉर्थ में बिंदु एल है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा 10 मीटर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 मीटर बन जाएगा। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एल है यहाँ पर। तो अब बी से ई मेरा कितना था? 15 था, तो मैंने 5 इस तरफ कर दिया और 10 इस तरफ कर दिया, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया मैंने डिवाइड? यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, बी से ई मेरा टोटल 15 होने वाला था, तो मेरा 10 तो ये हो गया, 10 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 20 हो जाएगा ना। ये टोटल मेरा 20 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो ये 5 बच जाएगा मेरा। चलेगा, फिर वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में, यदि बिंदु एस के 10 मीटर पूर्व में बी है, यदि बिंदु एस के 10 मीटर पूर्व में बिंदु वी है तथा एल के 10 मीटर उत्तर में बिंदु एस है, एल के 10 मीटर उत्तर में, एल के 10 मीटर नॉर्थ में कौन है? बिंदु एस है, पॉइंट एस है, एल के 10 मीटर नॉर्थ में, तो ऊपर की तरफ जाके मैंने 10 मीटर इसमें बना दिया है। और एस के ईस्ट में 10 मीटर कौन है? वी है, तो मैंने इस तरफ करके वी को बना दिया। मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में पूछ रहा है ई तथा वी के बीच में कितनी दूरी होगी? डिस्टेंस पूछ रहा है वो ई और वी के बीच में। तो v कहाँ पर है? यहाँ पर है। ई कहाँ पर है? यहाँ पर है। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे बताना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना था? s और l के बीच में डिस्टेंस 10, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि l और b के बीच में कितनी दूरी है? l और b के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, b और l के बीच में। तो b यहाँ पर है, l यहाँ पर है, अभी मैंने बता दिया था 5 मीटर होगा ये, तो 5 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिंदु M के 10 मीटर उत्तर में बिंदु Z है, M के 10 मीटर नॉर्थ में कौन है? Z। तो बिंदु M यहाँ पे, इसके नॉर्थ में 10 मीटर जाऊँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा, और यहाँ पर कौन है? Z। तो मैं Z को यहाँ पर मान लेता हूँ। फिर वो बोल रहा है कि E तथा Z के बीच कितनी दूरी है? तो E यहाँ पर है और Z यहाँ पर है, दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस होगा 10 मीटर का, तो 10 मीटर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि बिंदु P से किस दिशा में बिंदु K है? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट K फ्रॉम पॉइंट P। P पे ऊपर फिर मैं चारों डायरेक्शन बना लूँ, और K कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ। और ये कौन सी होती है? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन हो जाएगा? K जो है वो P से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व डायरेक्शन में K बैठा हुआ है P से। इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट वो बोल रहा है कि कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं और वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो 5 में से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो कि उन सबसे अलग होने वाला है। तो देखिएगा पी और एल को चेक करते हैं, तो पी और एल, यहाँ पर पी है यहाँ पर एल है, इस एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। फिर चेक करना है पी और एम को, तो पी और एम को भी चेक किया तो स्ट्रेट लाइन में है। फिर चेक किया जी और ई को, तो जी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। एल और ई को चेक किया तो एल यहाँ पर, ई यहाँ पर है, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। जी और बी को चेक करना है, तो जी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों है उसी लाइन में इस तरीके से, लेकिन ये तो डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो गई ना, या तो बी का इस तरफ स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर इस तरफ होती है, या फिर इस तरफ होती है, या फिर इस तरफ होती है, बट ये अलग डायरेक्शन में आ गया, इसलिए जी और बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अलग हो जाएगा, और जी और बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलेगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वो बोल रहा है कौन सी संख्या बाईं ओर से 7वीं संख्या तथा दाईं ओर से 16वीं संख्या के ठीक बीच में है। विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन द 7th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 7th नंबर एंड 16 फ्रॉम द राइट साइड, 16 फ्रॉम द राइट साइड। तो देखिए लेफ्ट से पहले मैं 7 गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मैंने गिन लिया और हटा दिया इनको, क्योंकि इनको तो मुझे लेना ही नहीं है। और राइट हैंड साइड से कितना, 16, राइट साइड से 16, तो मैं काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इन सबको भी मैं हटा देता हूँ, इन सब का भी कोई काम नहीं है। अभी जितने भी लेटर बच गए हैं इनमें सबसे बीच वाला कौन सा होगा, तो अब इनमें बचे हुए में मुझे काउंट करना होगा कितने बच गए हैं। तो 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15, ये जो डिजिट है वो बच गई हैं। तो 15 अगर डिजिट बच गई हैं तो 7 को मैं इस तरफ स्किप कर देता हूँ, 7 को मैं इस तरफ स्किप कर देता हूँ, बीच वाला मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हो जाता है, फिर 15 हो जाता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मैं कितना, नंबर 8 को काउंट कर लूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्या है मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि लेफ्ट से 7th और राइट से 16th के एकदम बीचों बीच में है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे लेटर्स, नंबर्स और ये डिजिट्स लिख दी जाती हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है दाईं ओर से 14वीं संख्या के दाईं ओर कितने पूर्ण वर्ग हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। राइट हैंड साइड से बोल रहा है कि 14, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए जाओ और जब 14 नंबर का डिजिट आ जाए उसके राइट साइड में कितने टोटल आपके पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि पूर्ण आपके जो स्क्वायर होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर कितने सारे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। चलेगा, राइट हैंड साइड से पहले 14 नंबर को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 आया मेरा यहाँ से राइट हैंड साइड से जब मैंने काउंट किया। अब इसके राइट हैंड साइड पे कितने काउंट करने हैं मुझे, कितने परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड पे चलेंगे, इसके सबसे पहले क्या आ रहा है 1, और 1 एक अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 4 को लेंगे क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। फिर 8 को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 8 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे, 4 को लेंगे, ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और एक ये वाला 4। तो टोटल कितने बच गए, कितने नंबर, कितने डिजिट आ गए हमारे पास में, 5 डिजिट ऐसी आ गई जो कि एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। राइट हैंड साइड से 14th के राइट में ऐसे 5 डिजिट हैं जो कि अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। चलिएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि ऐसे कितने पूर्ण घन हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले विषम संख्या है तथा बाद में एक सम संख्या है। वैसे बोल रहा है कि कितने क्यूब रूट हैं, परफेक्ट क्यूब हैं जिनसे पहले एक विषम संख्या, जिनसे पहले क्या है, एक ऑड नंबर है और उनके बाद में क्या है, एक इवन नंबर है। इस तरीके से ये पूछ रहा है। तो आप अगर चेक करोगे इसमें तो आपके पास सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे ऐसे। एक तो बनेगा 1 8 और आपका बन जाएगा 4 वाला, कौन सा वाला, ये वाला 1 8 4 वाला, जिसमें 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक ऑड नंबर है 1, और राइट हैंड साइड पे देखोगे तो एक इवन नंबर है 4। नेक्स्ट जो आपका पेयर बन रहा है वो बन रहा है 9 8 2 का, और वो बनेगा यहाँ पर। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक 8 जो है परफेक्ट क्यूब है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑड नंबर है, राइट हैंड साइड में इवन नंबर है, और कोई भी आपके पास ऐसा पेयर नहीं बनेगा जिसमें सेम कंडीशन फॉलो हो। तो कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पूर्ण संख्याएं या पूर्ण घन हो गए, 2।
आपका आंसर क्या होगा 2। 2 ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनका पीछे क्या है, एक ऑड नंबर है, आगे क्या है, एक इवन नंबर है और बीच में क्यूब है। चलेगा, इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक है, कितने ऑड नंबर हैं, ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जिनके प्रत्येक के ठीक बाद या ठीक पहले विषम संख्या है। तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ऑड नंबर हो या फिर इसके आगे क्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीछे भी ऑड नंबर है और आगे भी ऑड नंबर है और बीच में भी क्या है, ऑड नंबर। तो ऐसा पेयर आपको ढूंढना है जिसमें तीनों क्या हो, ऑड नंबर, ऑड नंबर और ऑड नंबर। तो 2 ही पेयर आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, 135 वाला बन रहा है जो कि शुरू में है, और एक बन रहा है आपका 735 वाला। और ये दो पेयर है ना, ये वाला 735 वाला, और ये जो 2 पेयर हैं सिर्फ यही ऐसे पेयर हैं जो लगातार 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या दाईं ओर से 10वीं के दाईं 5वीं है। मतलब राइट हैंड साइड से आपको काउंट करना है 10th और फिर उसके राइट में जाना है आपको 5th। तो अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। राइट हैंड साइड से आप 10 नंबर पे जाओगे और वापस 5 नंबर पे आओगे ना, तो वो राइट हैंड साइड से 5वां ही डिजिट होगा आपका। कैसे होगा देखिए, चेक करता हूँ मैं आपको। राइट हैंड साइड से 10 पे काउंट करके लेकर चलता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 7 वो डिजिट है जो 10 नंबर पे आ रही है राइट हैंड साइड से, और उसके राइट में 5वां, यानी कि काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 8 एक ऐसा नंबर है जो कि राइट हैंड साइड से अगर आप जाओगे तो 10th के राइट में 5वां है। बट अगर ऐसी कंडीशन आ रही है ना कि इस तरफ जा रहे हैं और फिर वापस इस तरफ आ रहे हैं, तो आप दोनों को माइनस कर दिया कीजिए। दोनों राइट टू राइट हो ना, तो दोनों को माइनस कर दिया कीजिए। 10 में से कितना माइनस करना है आपको, 5 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड से सिर्फ 5वां जो डिजिट है वो काउंट कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, देखिए यही डिजिट आया। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये तो इसने छोटा दिया था, बट अगर ये बोलता है कि राइट हैंड साइड से 25वें के राइट में 13 कौन सा होगा, तो आप पहले इधर 25 तक गिनते और फिर राइट में जाके 23 तक गिनते, तो वो चीज़ गलत है। वो आपको डायरेक्ट क्या करना था, 25 और 12 13 जो भी पूछा था, इन दोनों को माइनस करके बस इस साइड से काउंट कर लो, वो क्या हो जाता, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।